हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एक नया टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम इसे कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे ताकि आपको यह टॉपिक आसानी से याद हो जाए और काफ़ी दिनों तक याद रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आइए समझते हैं किस प्रकार से यह टॉपिक है और किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह है जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जोड़कर उसमें आपसी संपर्क बनाए रखती है। इसके जो भाग हैं वह आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। तो हमने समझा है किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, उनका काम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वह नियंत्रण काम करता है, संचालन काम करता है, समन्वय का काम करता है। इस सबको मिलाकर हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम तंत्रिका तंत्र के प्रकार को समझ लेते हैं। इसमें आपका पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तीसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वयं की एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं और मेरुरज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब हम ब्रेन को समझ लेते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। हमारे आसपास की दुनिया को देखने, सीखने, याद रखने और प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता के लिए मस्तिष्क आवश्यक है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम होता है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो कितना होता है 1350 ग्राम, याद रखिएगा। वैसे तो हमारा दिमाग संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% होता है, परंतु यह पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है जो कि कपाल अस्थि के नीचे यानी क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। इसे भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क किस अस्थि के नीचे रहता है, तो याद रखिएगा क्रेनियम के नीचे रहता है। हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिन्जेस कहते हैं, जो कि 3 परतों से बनी होती है। पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है अर्कोनाइट, तीसरा है पाया मैटर। अब इन सभी को हम डिटेल में देख लेते हैं। जो ड्यूरा मैटर है यह सबसे बाहरी परत होती है जो कि कपाल अस्थि से जुड़ी होती है। आप फिगर में देख रहे हैं ड्यूरा मैटर कहाँ पे है। दूसरा है अर्कोनाइड, यह मध्य वाली परत होती है जो कि कोमल उत्कोष से निर्मित होती है। यह भी आप फिगर में देख रहे होंगे। और तीसरा है पाया मैटर, यह सबसे भीतरी परत होती है जो कि मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे परतें समझ में आ गई होंगी। यदि आपसे पूछा जाए कि मेनिन्जेस कितनी परत से मिलकर बनी है, तो 3 परत की मिलकर बनी है। कौन कौन सी, याद रखिएगा, ड्यूरा मैटर, अर्किनाइड, पाया मैटर। आशा करता हूँ कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी आपके साथ देख पाएँ, उनका भी भला हो। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं। मेनिन्जेस परत तथा मस्तिष्क के मध्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मेनिन्जेस परत में रोगाणुओं का हमला होने पर इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है।
इसे आप याद रखिएगा। इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन रक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम मानव मस्तिष्क के भाग को समझ लेते हैं कि कौन-कौन से भाग में ये बँटा है। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोरब्रेन कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। और इन सब के भी कई भाग हैं, हम इसको भी देख लेते हैं और आगे हम इसको सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क यह 3 भागों में बँटा है। पहला है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा है थैलेमस, जिसे हम थैलेमस कहते हैं और तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद मध्य मस्तिष्क है, यह भी 2 भागों में बँटा हुआ है। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। तो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क, यह भी कई भागों में है, 3 भागों में बँटा है। पहला है सेरेबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा। और इन सभी में सबसे जो बड़ा भाग है वह है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन का कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो वह है अग्र मस्तिष्क। अब हम अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन को समझ लेते हैं। इसमें हमारा जो पहला भाग है वह है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, बाड़ी एवं चिंतन का केंद्र है। याद रखिएगा, जो प्रमस्तिष्क है यही हमारे शरीर का यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। और पूरे भाग का पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है। याद रखिएगा। और यह आपकी बुद्धिमत्ता हो गया, स्मृति, किसी चीज़ की याद करने की शक्ति, इच्छा, ऐच्छिक कोई इच्छा है, उसकी गतिविधियाँ, ये सब इसके अंदर ही होती है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो बताइएगा प्रमस्तिष्क। आपसे पूछा जाता है इससे कि बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति का कौन नियंत्रण करता है, याद रखिएगा वह है सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अग्र मस्तिष्क के अगले भाग, जिसे थैलेमस कहते हैं, उसको देख लेते हैं। थैलेमस जो है कि यह स्पर्श करने, सूंघने एवं स्वाद लेने में सहायक होता है। यह बाहरी ताप जैसे गर्म एवं सर्दी ठंडा को नियंत्रित करता है। बाहरी दर्द को त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें महसूस करता है, जैसे सुई का कांटा चुभना आदि। तो याद रखिएगा, थैलेमस से भी आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आपको स्पर्श या सूंघने का जो एहसास होता है वो कैसे पता चलता है, तो थैलेमस के द्वारा पता चलता है। आपको ठंडा, गर्म व मस्तिष्क के कौन भाग से आपको पता चलता है, याद रखिएगा थैलेमस से। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम अग्र मस्तिष्क के अगले भाग हाइपोथैलेमस को भी समझ लेते हैं। यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। यह आंतरिक दर्द को भी महसूस करवाता है, जैसे पेट का दर्द हो गया, सिर का दर्द हो गया। यह संवेदना और फीलिंग को भी महसूस कराता है, जैसे फीलिंग में आपका प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, भूख लगना, प्यास लगना, हंसना, सुख दुख आदि का अनुभव कराता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस पॉइंट से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है कि आपके शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आपसे पूछा जाता है कि फीलिंग वाले जो शब्द हैं यानी फीलिंग किससे पता चलता है, तो वह हाइपोथैलेमस से पता चलता है। फीलिंग जैसे कुछ भी फीलिंग, जैसे प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, घृणा हो गया, ये सब फीलिंग है। भूख लगना फील होता है ना, भूख लगता है तो मुझे एहसास होता है कि नहीं भूख लगा है, प्यास लगना, ये सब फीलिंग वाली चीज़ है।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है? अब हम मस्तिष्क के अन्य भाग मध्य मस्तिष्क को समझ लेते हैं, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन है, तो बताइएगा मध्य मस्तिष्क। इसके दो भाग होते हैं, पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। तो हम पहले कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को देखते हैं। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र कौन होता है, तो बताइएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, यह दिमाग के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे मस्तिष्क का अगला भाग है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। इसमें हमारा जो भाग है वह सेरिबेलम। इसे छोटा दिमाग एवं अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में जब भी पूछे कि ब्रेन का यानी कि आपके मस्तिष्क का छोटा दिमाग किसे हम कहते हैं, तो उसे हम सेरिबेलम को कहते हैं। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, यानी कि बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ऐच्छिक क्रियाएं, तो ऐच्छिक क्रियाएं को यह नियंत्रित करता है। जैसे इच्छा से, जैसे आपका हाथ हिलाना हो गया, पैर हिलाना हो गया, ये इच्छा से करते हैं ना। तो इन सब क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम करता है। और शरीर को संतुलन बनाना, जैसे कि यदि आप एक पैर से चल रहे हैं, तो आपका संतुलन ही है ना, कि एक एक पैर पे आप खड़ा हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो संतुलन बनाकर ही चला रहे हैं। ठीक है? तो इस जो बैलेंस वाला काम है वह सेरिबेलम करता है। यदि आपने वाइन पी ली, यानी शराब पी ली, तो उसके बाद क्या होता है? शराब क्या करता है? वह सेरिबेलम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से आपका संतुलन बिगड़ जाता है। इसी वजह से जो व्यक्ति शराब पीता है, उसका बैलेंस बिगड़ने से वह इधर-उधर लड़खड़ाते चलता है। यह मांसपेशी संकुचन का कार्य कराता है, अर्थात किस अंग को कितना मोड़ना है, उसमें यह सहायक होता है। ज़्यादा शराब का सेवन करने से सेरिबेलम सही से काम नहीं कर पाता। हमने बताया ना कि अगर ज़्यादा शराब का सेवन करेंगे तो सेरिबेलम सही से कार्य नहीं करेगा, जिससे आपका संतुलन बिगड़ जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम पश्च मस्तिष्क के भाग पॉन्स बैरोलाई को समझते हैं। यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपन यानी स्टिमुलस को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगला भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा। यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पाचन हो गया, हृदय की धड़कन हो गया, उत्सर्जन हो गया, रक्त परिसंचरण हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हिचकी हो गया, छींक आना, उल्टी करना। यह सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अनैच्छिक क्रियाओं या जैसे कि छींक आना, हृदय की धड़कन, हिचकी, ये सब कौन नियंत्रित करता है, तो बताइएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि अनैच्छिक क्रिया समझ में आ गया होगा। अनैच्छिक क्रिया वह क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप होता है। जैसे कि पलक का झपकना, उसको हम नहीं ना रोक सकते हैं। छींक आना, उसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। जो अपने आप होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसे हम अनैच्छिक क्रिया करते हैं। अब हम मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड को देख लेते हैं। यह मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुत तीव्रता से और बिना सोचे पूर्ण हो जाती है। आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती है। इसके द्वारा मस्तिष्क को कुछ आराम मिलता है। अब उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे गर्म चीज पर हाथ लगते ही हाथ तुरंत हटाना, यह क्या है? यह आपका प्रतिवर्ती क्रिया है। जिससे आपका हाथ किसी गर्म वस्तु से छू गया या ठंडा वस्तु से छू गया, तो तुरंत क्या करते हैं? हम हटा लेते हैं। जैसे कोई आपके हाथ में पिन चुभ गया, तो हम तुरंत हटा लेते हैं ना। ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो याद रखिएगा वह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है? याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। इसके बाद हम परिधि तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से
निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मानव के मस्तिष्क में कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और दूसरा पॉइंट है मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इस पॉइंट से बस दो ही प्रश्न बनते हैं कि मानव मस्तिष्क में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो वह 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। बस इन्हीं दो पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं दो पॉइंट से सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद अगला भाग है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस तंत्र का निर्माण तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन के आधार पर किया जाता है। यह दो प्रकार का तंत्र होता है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम पहले भाग को समझ लेते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह जो होता है आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र जिनसे एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावण होता है। क्या होता है? एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावण होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को क्रियाशील को बढ़ाता है, यानी कि जितने भी शरीर के आंतरिक अंग हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिसमें कि आपका हृदय की गति को तेज करना, आँख की पुतली को फैलाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, श्वसन दर को बढ़ाना, ये सब किसमें आता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आपने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को समझ लिया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावण कहाँ से होता है, तो वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और आपसे पूछा जाए कि हृदय की गति को तेज करना, आँख की पुतली को फैलाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, श्वसन तंत्र को तीव्र करना, यह किसके अंतर्गत होता है? यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होता है। अब हम देखेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसकी तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइल कोलिन नामक रसायन का स्रावण होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटाता है। यह अनुकंपी के विपरीत कार्य करता है। इसमें क्या है? जैसे कि हृदय की गति को कम करना, आँख की पुतली को संकुचित करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, श्वसन दर को कम करना। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये किसमें होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होता है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। जब आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पूछे तो उसमें याद रखिएगा कि किसी भी आपके शरीर के अंदर के अंगों को जो क्रिया होती है, जैसे कि आँख की पुतली को बढ़ाना, ठीक है, हृदय गति को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, श्वसन दर को बढ़ाना, तो वह सब आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। और इन सभी को कम करने की बात आई, जबकि हृदय गति को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, श्वसन दर को कम करना, तो ये सब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक से प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, चाहे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो सभी टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से इन सभी को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि यह टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।